अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 9th फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 4 जो हम डिस्कस कर रहे हैं उसका टॉपिक नंबर 10 है स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम। स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम होती क्या है? इक्विलिब्रियम जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी बॉडी पर लगने वाली तमाम एक्सटर्नल फोर्सेस का सम इक्वल टू ज़ीरो हो जाए और बॉडी या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहे हमेशा या तो स्टेट ऑफ मोशन में रहे, इस स्टेट को क्या कहते थे हम? इक्विलिब्रियम। आगे हम इक्विलिब्रियम की कुछ स्टेट्स डिस्कस करेंगे, कुछ किस्में डिस्कस करेंगे जिनमें हम इक्विलिब्रियम को तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले जो आपकी बुक अंडरलाइन कर दिया फर्स्ट लाइन कहती है एन ऑब्जेक्ट इज़ बैलेंस्ड। एक ऑब्जेक्ट तब बैलेंस होता है व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास, जब उसका सेंटर ऑफ मास जो है एंड इट्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट लाई ऑन द सेम वर्टिकल लाइन। अब ये मैं समझाता हूँ। वो कहता है कि एक बॉडी तब बैलेंस हो सकती है जब उसका जो सेंटर ऑफ मास है और जो सपोर्ट उसको दी जा रही है जिस पॉइंट पे वो एक सेम वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट करें, तब बॉडी क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। अब मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। ये लेट्स सपोज मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ये मेरे पास क्या है? एक ट्रायंगल है। अब ये देखिए ये ट्रायंगल एक टेबल पे पड़ा हुआ है। क्या है? टेबल पे पड़ा हुआ है। अब ये समझिएगा, जब ये ट्रायंगल इस टेबल पे होगा, अब इसका सेंटर ऑफ मास किस तरफ होगा? डाउनवर्ड की तरफ। और जो सपोर्ट इसको दी जा रही है वो किस तरफ है? वो भी इस पॉइंट पे है, डाउनवर्ड की तरफ ही है। अब देखें सेंटर ऑफ मास भी किस तरफ लग रहा है? नीचे की तरफ। और जो सपोर्ट दी जा रही है वो भी एक वर्टिकल लाइन पे एक्ट कर रही है। अब दोनों की जो डायरेक्शन है, दोनों की पोजीशन है, एक ही तरफ है, एक ही जगह पे है। तो जो हमारे पास बॉडी रहेगा वो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा और बॉडी क्या रहेगा? हमेशा बैलेंस रहेगा। ये बुक वाला समझाना चाहता है कि अगर किसी बॉडी का सेंटर ऑफ मास और जिस पॉइंट पर उसको सपोर्ट दी जा रही है दोनों सेम वर्टिकल लाइन पे क्या करें? एग्जिस्ट करें, तो उस स्टेट पे बॉडी क्या रहेगा? बैलेंस रहेगा। अब आगे आपकी बुक दो स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम बताती है। पहली है हमारे पास स्टेबल इक्विलिब्रियम। पहली कौन सी है हमारे पास? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आप लोग नोट करते जाएं, इक्विलिब्रियम। दूसरी हमारे पास आती है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरी हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से बच्चों समझ लेना है ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपकी बुक डिफाइन करेगी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। क्या कहती है आपकी बुक? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट इट कम बैक्स टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। अब क्या कह रही है? अगर एक बॉडी को मैं हल्का सा स्लाइटली टिल्ट करूं उसकी ओरिजिनल पोजीशन से और बॉडी आफ्टर टिल्ट अपनी जो पोजीशन है उस पर वापस आके उसी पोजीशन पे दोबारा बैलेंस हो जाए, इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का हम क्या कहेंगे? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, आप लोग नोट कीजिएगा। अब डियर स्टूडेंट्स ये मैंने डेफिनेशन लिख दिया। अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट इट कम्स बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। और इसको समझाने के लिए मैंने ये दो डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास एक कौन है? ट्रायंगल है। अब देखें हमने बॉडी को रखना था स्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब देखिए कि ये हमारे पास क्या था? पॉइंट सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास किस तरफ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड। और उसके अपोजिट एक नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रही है अपवर्ड। अब देखिए दोनों एक सेम वर्टिकल लाइन पे एग्जिस्ट कर रहे हैं और ये स्टेट क्या कहलाएगी हमारे पास? इक्विलिब्रियम। और बॉडी क्या रहेगी? बैलेंस। अब फिगर बी देखें, इसमें वो क्या बताता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने इधर से इस थोड़ी सी कॉन को क्या किया? टिल्ट किया, थोड़ा सा उठाया, अपवर्ड पुश किया। अब देखिए जो नॉर्मल फोर्स है वो किस तरफ चलेगी? इस एंड पे, हमारे लेफ्ट हैंड पे चलेगी नॉर्मल फोर्स। और जो ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ मास है, वो अभी भी एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड। अब देखें ये जो दो फोर्सेज है एक दूसरे को इफेक्ट को क्या कर देगी? कैंसल आउट। और बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस क्या आ जाएगा? बैकवर्ड आ जाएगा। अब देखिए आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस आ रहा है। इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। एक दफ़ा फिर समझाता हूँ कि इस पॉइंट, इस फिगर बी में हमारे पास हमने बॉडी को स्लाइटली अपवर्ड क्या किया? पुश किया, टिल्ट किया। अब जो ये दोनों फोर्सेस के इफेक्ट हैं एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल आउट कर देंगे और बॉडी अपनी स्टेट में क्या आ जाएगा? वापस आ जाएगा। और इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अब एक और चीज़, अगर मैं इस नॉर्मल फोर्स के एंगल को क्या कर दूं? ज़्यादा कर दूं। अगर मैं इस बॉडी को स्लाइटली टिल्ट करूं और इसके सेंटर ऑफ मास ज़्यादातर किसकी तरफ चले जाए? नॉर्मल फोर्स की तरफ। तो सेंटर ऑफ मास कम हो गया और नॉर्मल फोर्स क्या हो गई? ज़्यादा। तब बॉडी स्टेबल इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा, तब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकेगा। इस वजह से बॉडी इस केस में इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे पास केस है अनलाइक पैरेलल फोर्सेस का, जब हमारे पास दोनों फोर्सेस सेम नहीं होंगे, ठीक है। जब दोनों फोर्सेस सेम नहीं होंगे, इफ़ नॉर्मल फोर्सेस
is greater than the center of mass gravity force, then body does not come to its original position, then the body is not in the state of stable equilibrium। आप ऐसे कुछ डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब अगली जो हमारे पास स्टेट है वो है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की, जो कि हमारे पास दूसरी है। वो क्या कहता है बुक वाला, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट। अब ये देखें, यही वाली डेफिनेशन है, इफ आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट इट डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये भी लिख सकते हैं, ये भी कह सकते हैं इट टेंड्स टू मूव ऑन फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिनल पोजीशन। आप ये कह सकते हैं कि जब हम आफ्टर अ स्लाइटली टिल्ट, ये देखें बॉडी को अगर मैं क्या करूँ, टिल्ट करूँ, पुश करूँ, बॉडी अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन से दूर की तरफ क्या करे, ट्रैवल करे और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस ना आ सके, इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। क्या कहते हैं हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब इसके डिफाइन मैं लिख देता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब ये समझिए कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ के सुनाई थी कि अगर एक बॉडी को स्लाइटली टिल्ट किया जाए और बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कहाँ चला जाए, दूर चला जाए, इस केस में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम होता है वो बॉडी स्टेबल नहीं होती, तो वो क्या कहलाता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये देखिए मेरे पास फिगर ए है, इसमें हमारे पास जो नॉर्मल फोर्स है और ग्रेविटी की फोर्स है वो सेम वर्टिकल लाइन पे एक्ट कर रही है और बॉडी क्या है, बैलेंस है। हमने इस बॉडी को स्लाइटली सा टिल्ट दिया है, देखें स्लाइटली टिल्ट दिया, बॉडी की ओरिजिनल पोजीशन मैंने रेड पेन से शो किया। अब देखें, अब नॉर्मल फोर्स नीचे को है और ग्रेविटी देखें सेंटर ऑफ मास दूसरी तरफ चला गया, आउटवर्ड चला गया है, जो हमारे पास ओरिजिनल पोजीशन थी उससे। अब ये जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस नहीं आ सकेगा। इस केस में जो हमारे पास इक्विलिब्रियम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम समझ आ गया बच्चों, ये देख सकते हैं आप लोग, इस केस में बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस नहीं आ सकेगा और इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे हम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब ये थर्ड और लास्ट हेडिंग है हमारे पास, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तीसरी स्टेट है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब ये समझिएगा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या है। अब देखिए हमने पीछे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की थी कि जब बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस ना आए तब बॉडी क्या रहता था, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अब इसी केस में न्यूट्रल इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन से जब टिल्ट हुआ तो उसने अपनी पोजीशन चेंज की। अब ये जो हमारे पास कौन है, ये एक टाइम पे जाके इस जो सरफेस है उस पर क्या करेगी, लाई कर जाएगी, गिर जाएगी। अब ये समझेगा कि जब बॉडी अपनी न्यू पोजीशन अटेन कर ले आफ्टर डिस्टर्बेंस, हमने क्या की थी इस केस में, डिस्टर्बेंस की थी और इस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज की, ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन पे आ जाएगी। अब ये देखें, जब उस न्यू पोजीशन पे आएगी तो उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो चेंज ना हो। जिस पोजीशन पे इधर एक्ट कर रहा था सेंटर ऑफ मास, उसी पोजीशन पे जब बॉडी न्यू पोजीशन में आई है वो उधर भी उसी तरह एक्ट करता रहे, तब बॉडी किस स्टेट में रहता है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। आपकी बुक जो डेफिनेशन लिखती है, अब ये समझिएगा मैंने डेफिनेशन लिख ली है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम इफ इट कम्स टू रेस्ट इन इट्स न्यू पोजीशन। अगर न्यू पोजीशन में आके बॉडी रेस्ट पे आ जाए और उसके सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज ना आए, तब बॉडी किस स्टेट में रहेगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। अब ये समझिए, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। ये देखें, इस बॉडी की मैंने क्या की, पोजीशन चेंज की, इस बॉडी की मैंने क्या की, पोजीशन चेंज। तो आफ्टर चेंजिंग इन पोजीशन बॉडी किस पे है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है और इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ, तो ये किस इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में है। दूसरी एग्जांपल देखें वही ट्रायंगल की, कि ये जो ट्रायंगल था फिगर बी में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन से न्यू पोजीशन में गिर गया। अब देखिए जब न्यू पोजीशन में आया तो इसका सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हुआ और बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट में है, तो ये कौन सी इक्विलिब्रियम में है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में। उम्मीद है आज का ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। बच्चों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास क्लास 9 फिजिक्स का टॉपिक नंबर 4.11 इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी। इसमें हम जो मेनली डील करेंगे ना वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी के दरमियान रिलेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ये 2-3 पॉइंट जो मैं मार्क करवा रहा हूँ ना, ये पॉइंट्स लिखूँगा, आप लोगों ने एज इट इज़ लिखने हैं कि स्टेबिलिटी मेनली डिपेंड्स अपॉन द सेंटर ऑफ gravity ऑफ द बॉडी। हमारे पास जो स्टेबिलिटी है ना किसी भी बॉडी की, वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या करती है, लाई करती है। किसी भी जो बॉडी है उसकी स्टेबिलिटी सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे क्या करती है, लाई करती है। ये इसकी मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ। अब जो आपकी बुक एग्जांपल डिस्कस करती है वो है लो आर्म चेयर की। किसकी है, लो आर्म चेयर। हमारे पास जो निचली सतह की क्या होती हैं, चेयर्स होती हैं, उनकी जो स्टेबिलिटी होती है इस वजह से ज़्यादा होती है कि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कम। अब ये याद रखना है कि स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में इन्वर्स का रिलेशन है। स्टेबिलिटी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी में किसका रिलेशन है,
इनवर्स का रिलेशन है। अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप ज़्यादा कर दें तो बॉडी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर दें, कम, तो बॉडी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखें। इस वजह से कि जब बॉडी हम कोई लो आर्म चेयर लेते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होती है, कम। और इसी तरह हम अगर हाई आर्म चेयर ले लें उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, क्यों, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, और उससे हमें गिरने का खदशा क्या होगा, ज़्यादा होगा। आपकी जो बुक एग्जांपल डिस्कस करती है वो है डबल डेकर बस। डबल डेकर बस जो होती है उसमें पर्सनस की तादाद क्या होती है, ज़्यादा। वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, देखते हैं कैसे बनेगी। अब ये बच्चों देखें, मैंने एक बस बनाई है, आपकी बुक जो एग्जांपल देती है। अब आपकी बुक एग्जांपल देती है कि अगर हम इस बस को देखें स्टेबिलिटी के लिहाज से, ये बस क्या कर रही है, एक टर्न ले रही है, मोड़ काट रही है। अगर मैं बस में स्टेबिलिटी क्या करना चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहता हूँ, तो मुझे पर्सन जो हमारे पास जो लोग हैं उनको इस बस के निचले वाले फ्लोर पे क्या करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बस के निचले वाले फ्लोर पे, डबल डेकर है ना, निचले फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे बैठाऊंगा इस बस पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्सनस को, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो इस बस की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। तो इसके लिए आसानी से टर्न लेना क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो इस तरह इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। और दूसरी तरफ आपकी बुक जो एग्जांपल देती है वो क्या कहती है कि इसी केस में अगर मैं पर्सनस को ऊपर वाले फ्लोर पे क्या करूँ, बैठाऊँ, तो इस केस में अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऊपर वाले फ्लोर पे बैठेंगे तो बॉडी की सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। इस तरह स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। जब स्टेबिलिटी कम होगी तो जब ये बस क्या करेगी, मोड़ काटेगी, तो इसके पलटने का खदशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा। मतलब ये अगर किसी खाई वाले इलाके से क्या ले रही है, टर्न ले रही है, तो इसका खाई में गिरने का खदशा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इसके स्टेबिलिटी के कम होने की वजह से। ये छोटा सा टॉपिक था आपका इम्प्रूवमेंट ऑफ स्टेबिलिटी, और इसमें कुछ भी नहीं था खास। ये मेन टॉपिक था सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिहाज से। हमने सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी का रिलेशन पढ़ना था सेंटर में, और ये एक बस की एग्जांपल क्या करनी थी, डिस्कस करनी थी। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ लेना है, और इसमें थ्योरी वाला कुछ याद करने वाला नहीं है। बस एक चीज़ के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और स्टेबिलिटी के दरमियान रिलेशन को क्या करना है, याद रखना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।